जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो सीएपीएफ के एग्जाम के लिए बचे हैं 4 दिन। इन 4 दिनों में आप क्या क्या कर सकते हैं और किन चीजों पे आपको फोकस करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर 4 दिन बचे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा डर लग रहा है। ये जो कि बहुत कॉमन है और बहुत ऑब्वियस है। और अगर आपको डर लग रहा है तो सही है, अगर नहीं लग रहा तो गड़बड़ है। एनीवेज, तो यहां पर हम 5 मेन चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि 5 चीजें आप क्या कर सकते हो। ठीक है, इन 4 दिनों में किन चीजों पे फोकस कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है जी, क्योंकि पेपर जो है वो आपका पेपर 1 होने वाला है 10 से 12 और दूसरा पेपर है 2 से 5 के बीच में। बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं या रात में वो एक्टिव मोड में होते हैं। तो वो कृपया करके अपना आज से ही टाइमली सोना शुरू कर दें। मतलब 10 बजे सो जाएं, लाइट बंद करके सो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि सर नींद नहीं आ रही 12 बजे तक, हम तो 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, नींद नहीं आएगी 10 बजे। भाई साहब, नींद आए ना आए, आपने 10 बजे लाइट बंद करके सो जाना है। और अपने कहते ना, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा लंबी सांस लो और अपने माइंड को बोलो कि भाई अब नाउ इट इज द टाइम। और कोशिश करो, अगर 10 बजे सोने का आपने रखा है तो 8 साढ़े 8 बजे तक आप पढ़ाई कंप्लीट कर दो। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं करनी है। मतलब माइंड को थोड़ा 1 1.5 घंटा रिलैक्स होने के लिए भी चाहिए होता है सोने से पहले। तो वो आप जो है आपने वहां पे कर लेना है। और सुबह 5:30 या 6 बजे उठने की कोशिश करो रोज। अब ये आपको करना है, ऐसा ना हो कि पेपर में, जो खासकर पेपर 2 है, आप सुबह गए, अगर आपको रात में जो है कह लीजिए पढ़ने की आदत है, आपने वो उस दिन भी वैसे ही रखा, सोचा आज तो मैं खींच देता हूं, एक दिन है कुछ नहीं होता ये वो, और पेपर 2 में दिक्कत हो जाएगी। पेपर 2 3 घंटे का पेपर है। बहुत 3 घंटे लिखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, ट्रस्ट में। और बहुत एनर्जी लगती है, मेंटल एनर्जी लगती है वहां पर। और दोपहर का टाइम है। ठीक है, वैसे ही बड़ा अच्छा गर्मी का टाइम है दोपहर, मतलब सारी चीजें हैं। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको यह समझना पड़ेगा कि उसमें आपकी परफॉर्मेंस एकदम डाउन चली जाएगी अगर आप ये चीज नहीं फॉलो करोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग जो है, पेपर 1 को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब क्या करें। ठीक है, या कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमने सारे देख लिए, हिस्ट्री हमारा वीक था वो नहीं हमने देखा, या बायोलॉजी हमने नहीं देखा, या वो वाला सब्जेक्ट नहीं देखा। तो सबसे पहले तो यार सारे टॉपिक्स कर लो। अगर आपको हिस्ट्री आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, आप ग्रेजुएट हो, तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जरूर चले जाओ। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगी, मोटा मोटा कुछ, क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, मैंने उसके ऑप्शंस उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो जब आप उसको पूरा देख लोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको कहते हैं ना सीप इन करती जाएगी, एक दिमाग में बैठती जाएगी, वो आपको हेल्प करेगी। सो मेक श्योर कि आप जो है पेपर 1 के जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे उनको देख लें। अगर आपने वो सारे कंप्लीट कर लिए तो दोबारा उनको देख लो, नया कुछ भी मत पढ़ो अभी के लिए। ठीक है, तो पेपर 1 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको 2x करके देख लो। आपने देख रखा है, आपको ऐसा चीजें क्लियर हैं। बट बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो, जैसे मान लो आपने 1 महीने पहले पढ़ा था, 15 दिन 20 दिन पहले पढ़ा था, तो वो भूल चुके हो। तो वो रिवाइज करने के लिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिमाग में रहनी चाहिए। कहा भी जाता है ना कि 20% सिलेबस में से ही 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप एक बार दोबारा देख लोगे तो माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। पेपर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट है कि जितनी है वो बहुत क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में है, आप उसके बारे में श्योर हो। अगर आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, या जो भी अभी तक पढ़ा है, लिमिटेड तो नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको लेकर क्लियर हो ना, तो एलिमिनेशन जो आप करोगे वो बहुत कॉन्फिडेंट होगी और बेटर होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा हाँ यार पढ़ा तो था पर अभी डाउट हो रहा है, अच्छा ये था या ये था ये नहीं याद आ रहा। ठीक है, अगर आपको एक एक 4 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट भी कॉन्फिडेंट है ना, तो इमीडिएटली आपकी 2 ऑप्शन क्रॉस हो जाती हैं। उससे एकदम आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है कि हाँ यार 2 तो मैंने क्रॉस कर ली। और ये होता है एक्चुअल में पेपर में। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको दोबारा देख लो, 2x करके देख लो। आप सोचो कि एक दिन में आप 10 घंटे देख सकते हो, तो 20 घंटे की वीडियो देख सकते हो।
ठीक है ना। तो 10x 2x करके 10 घंटे में 20 घंटे का वीडियो भी आप देख सकते हो। थर्ड चीज है आपका पेपर 2। पेपर 2 में एक जो कह लीजिए कि निग्लेक्टेड पोर्शन रहता है वो इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, आप अगर इंग्लिश ग्रामर में अच्छे नहीं हैं तो भी, और अगर आप इंग्लिश ग्रामर में बहुत अच्छे हैं तो भी, एक इंग्लिश ग्रामर को लेकर हमने वीडियो डाली हुई है 2014 से लेकर 23 तक, और एक 2014 से लेकर 24 तक भी, 24 की भी वीडियो हमने लाइव कर दी है। तो ये 11 साल के ग्रामर के क्वेश्चंस देख लो, 25 में से 25 नंबर स्कोर कर सकते हो इसमें। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो मान के चलो 5-6 नंबर आपके कंफर्म पक्के हैं। क्योंकि उससे क्या होगा ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में नहीं होते हैं। और ग्रेजुएट हो अगेन, आप उस वीडियो को देख लोगे, वो अपने आप में पूरा इंग्लिश का एक सेशन है। ठीक है, उस पे फोकस करो और पेपर में कोशिश करो कि पहले वो करो जाके, क्योंकि कहते हैं ना, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। इनिशियली वो चीज कंप्लीट कर दो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड चीज, इंग्लिश ग्रामर का वीडियो जरूर देख के जाना है, मतलब मैंडेटरी है, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो वो आपके स्कोर को इंप्रूव करेगा, डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। वर्ड दिया है, उसको कैसे लिखना है, क्या गलतियां हैं, रीराइट द सेंटेंस, ये सारी चीजें ना मतलब रिफ्रेश हो जाएंगी आपके माइंड में। चौथी चीज जो है पेपर 2 के लिए ही वो है आपका जो एसे है, आर्गुमेंट राइटिंग है, उसको लेकर देखो, मैंने एक ना 100 टॉपिक्स की एक लिस्ट दी थी आपको, 100 टॉपिक्स की एक लिस्ट दी थी। उस लिस्ट में जो है, वैसे तो आइडियली ये एक्सरसाइज आपको पहले कर लेनी चाहिए थी, अगर आपने अभी तक नहीं की है इन केस, तो एक काम जरूर करना कि जो 100 टॉपिक्स की लिस्ट है उसमें मैंने अलग अलग थीम्स दी हैं, तो आपके खुद के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, खुद के एनालिसिस के अकॉर्डिंग उनमें से टॉपिक उठा लो। ठीक है, एक एक दो दो टॉपिक उठा लो अलग अलग थीम्स में, जैसे एक डिफेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, वुमेन रिलेटेड इश्यूज जैसे, या सोशल इश्यूज हो गए, ठीक है, और इकोनॉमिक इशू हो गया। तो ऐसे करके एक एक दो दो टॉपिक उठा लो, उसको एआई टूल्स में जाओ, चैट जीपीटी, जेमिनी है, परप्लेक्सिटी एआई है, बहुत सारे टूल्स हैं, उन पे जाओ और उनको बोलो कि इसके पॉइंट्स लिख के दे, इसके फॉर में, इसके अगेंस्ट में, ठीक है, ऐसे करके। और सिर्फ जो मेन की पॉइंट है, पूरा पैराग्राफ नहीं, सिर्फ की वर्ड, उसको लिख लो, उसको पढ़ भी लो और उसको एक पेपर में लिख लो, एक या दो पेपर्स में लिख लो। ठीक है, जो कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में भी काम आएगा। 2 घंटे का गैप है, आपको 2 बजे का पेपर में 1:30 बजे वहां बैठा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, तो 1.5 घंटा मान के चल रहा हूं मैं, या 1 घंटा, क्योंकि आधा घंटा आप कुछ खाओगे पियोगे भी, तो वो आधा घंटा भी जो आपको मिलेगा ना, तो आधे घंटे में भी आप वो पॉइंट्स देख लोगे। होता क्या है कि आंसर वो पेस्टल टेक्निक तो है, ठीक है, जो आपकी पेस्टल टेक्निक मैंने आपको एक बताई है कि किसी भी टॉपिक का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट देख लो कि इसका पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, मतलब पॉलिटिकल एंगल क्या है, इसका इकोनॉमिक एंगल क्या है, सोशल एंगल क्या है, उससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। पर जब आपने कुछ पॉइंट्स पढ़े होंगे ना, तो आपका आंसर थोड़ा स्पेसिफिक होगा, रैंडम आंसर लिखने की बजाय थोड़ा स्पेसिफिक आंसर आप लिख पाओगे। सो दैट इज द आइडिया यहां पर। ठीक है जी, तो ये है आपका पेस्टल टेक्निक, और ये आपका जो आइडिया है कि लास्ट जो है आखिरी के समय में ऐसे आर्गुमेंट राइटिंग को लिख लो और उसके पॉइंट्स को लिख लो। ठीक है जी, सो दैट इज द आइडिया। और उससे आपको एक दिन पहले भी कोशिश करो कि जैसे सैटरडे है, तो सैटरडे को भी आप उसको देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, तो थोड़े से पॉइंट्स ना रिफ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि ब्रॉडली पॉइंट सिमिलर से हैं, और कुछ सर्टन कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, हर सब्जेक्ट की एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, तो जब वो लैंग्वेज आएगी ना आपके आंसर में, तो वो इंप्रूव होगा। मान लो आपका इस चीज से थोड़ा टर्मिनोलॉजी अच्छी लिखने से या कुछ फैक्ट्स अच्छे लिखने से आपका 8 की जगह 9 नंबर आ रहे हैं, 8 की जगह 10 नंबर आ रहे हैं, तो एक एक दो दो नंबर मिलके काफी स्कोर आपका इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा चीज पेपर 2 के लिए। पांचवी चीज, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं, अभी भी आपके पास समय है, आपको लग रहा है नहीं नहीं सर मैंने तो टाइमली सो रहा हूं, और पेपर 1 में जो है आपकी वीडियोस 2 बार देख ली, 3 बार देख ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, पेपर 2 भी कर लिया,
उसका इंग्लिश का ग्रामर का भी वीडियो देख लिया, वो भी 2 बार देख लिया है। एक बच्चा कह रहा है कि जी मैंने पेपर 2 के लिए जो टॉपिक की लिस्ट थी उसमें से आंसर बना लिए हैं, एक नोटबुक बना ली है, उसमें मेन मेन पॉइंट्स भी लिख लिए हैं, ये एक्सरसाइज भी कर ली है। उसके बाद भाई साहब आप कर लो सीडीएस के पीवाईक्यू, ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर डिफिकल्टी लेवल है। तो मैं कहूंगा कि सीएपीएफ में हल्का सा डिफिकल्टी लेवल अप है, 19-21 का फर्क है, बट सीडीएस के क्वेश्चंस आपको वो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको वो हेल्प करेंगे सीएपीएफ में भी, ठीक है। तो अगर आप वो भी देख लो, ठीक है। तो अगर आपने वो भी देख लिया है, इन केस कोई ऐसा जुझारू स्टूडेंट है तो वो दोबारा इसको देख ले, ठीक है। तो दिस इज द 5 थिंग्स विच यू कैन डू। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि कोशिश करो जो जो पढ़ा है, आपको लग रहा है यार मैंने देख लिया सब कुछ, दोबारा देख लो। ट्रस्ट मी, वो जो कंसोलिडेशन होगा ना आपका इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, फैक्ट्स का, वो आपको पेपर में हेल्प करेगा, खासकर इलिमिनेशन करने में, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में। दैट इज द आइडिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।